इशू ऑफ राइट सर हम पढ़ रहे थे। हियर गो। सो इशू ऑफ राइट्स एंड बोनस शेयर्स हम पढ़ रहे थे। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। नेक्स्ट टू इट एजेंडा हमारा था ये सब कवर करना है, इतने सारे टेक्निकल चीज के साथ। एट द सेम टाइम हम थ्योरी पढ़ाएंगे, लॉ बताएंगे। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। यहाँ पे आपको केस स्टडी बताएंगे, बेयर एक्ट भी कभी कभी दिखाएंगे, मतलब डायरेक्ट एक्ट में जो लिखे हुए हैं, समझ रहे हो कि नहीं, एग्जाम्पल देंगे आपको। फिर प्रॉब्लम्स किए जाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करके भी किए जाएंगे। समझ में आई बात? इतने सारे चीजों के साथ क्लास आप ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। तो ये आपकी सिलेबस था कुल, जहाँ पे देखो इशू ऑफ राइट एंड बोनस शेयर दिए हुए हैं, लेकिन हालांकि ज्यादा काम उसके ऊपर नहीं करने हैं, रूल्स तक लिखे हुए हैं, फिर हम थोड़ा सा जितना तक हो सके हम कर देंगे, ठीक है। तो बोनस शेयर अभी की बात क्या है, देखो बोनस शेयर चैप्टर ओवरव्यू है, ये कुछ कंप्लीट चीजें नहीं। तो राइट्स के बारे में हम चर्चा करने और नहीं चाहते हैं। राइट्स शेयर वो होते हैं जो आपको मार्केट प्राइस से कम एक इशू प्राइस लगा देने हैं। समझ में आई बात? तो एक कंसेशनल रेट में आपको मिलता है, डिस्काउंटेड प्राइस में नहीं, कंसेशनल रेट में आपको राइट्स मिलता है। आपकी मर्जी, ऑप्शन वन आप एक्सेप्ट कर सकते हो, ऑप्शन टू आप रिजेक्ट कर सकते हो, ऑप्शन थ्री आप टॉप ट्रांसफर कर सकते हो। ये क्लास जो मिस किए हैं वो राइट शेयर जिंदगी भर नहीं समझ पाएंगे। आगे की बात देखो। आज पढ़ेंगे बोनस शेयर। बोनस का मतलब आपको पता है ही है, बोनस का मतलब होता है फ्री। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। और एक्स्ट्रा, समझ में आई बात? दो चीजें हैं, बोनस की मतलब है फ्री और एक्स्ट्रा। अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो यहाँ पर बात यही है कि आपको बोनस इशू मीन से इशू ऑफ फ्री एंड एडिशनल, देख रहे हो, फ्री एडिशनल, इसको याद रखो, शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। तो नंबर वन पॉइंट यही आते हैं कि आपको इशू होगा फ्री और एडिशनल शेयर टू द एग्जिस्टिंग शेयर। दो, एक कंपनी में इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर, याद रखो जनरली फुल्ली पेड ही होता है। मतलब आप तो आ रहे हो लेकिन आपको फुल्ली पेड शेयर्स आपको मिल जाने हैं। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। फुल्ली पेड बोनस शेयर्स टू इट्स शेयर होल्डर आउट ऑफ इट्स फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व। तो कहाँ कहाँ से आपको ले सकते हो, देखो एक बार। टर्न ऑफ योर माइक, माइक बंद करो। एक कंपनी में इशू फुल्ली पेड ऑफ बोनस शेयर्स टू इट्स शेयर होल्डर्स, कहाँ से आप दे सकते हो बोनस शेयर? आप फ्री में कुछ चीजें दे रहे हो, भाई ध्यान से देखो, कुछ चीज फ्री में दे रहे हो, कंपनी इसको ऑफर करते हैं, किसको? शेयर होल्डर्स को हम ऑफर कर रहे हैं। समझ में आई बात? कहीं से तो फंड रेज होना है, कहीं से तो फंड मिलेगा, तब ना जाकर के फ्री में देंगे। तो ये कहाँ से फंड मिलेगा? आपकी जो फ्री रिजर्व से सालों साल से इकट्ठा किया हुआ रिजर्व, या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट जब शेयर इशू किए थे, उसमें से जो प्रॉफिट आप लगाए थे, एक्स्ट्रा प्रीमियम पैसा लगाए थे, उसको सिक्योरिटी प्रीमियम कहते हैं। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, ये रिडेम्पशन के टाइम पे आप 12th में पढ़े हो, अगर नहीं भी पढ़े हो तो फिर आगे चर्चा किए जाएंगे इसके ऊपर। जब भी कैपिटल रिडेम्पशन होते हैं तो कैपिटल रिडेम्पशन के समय हमको एक रिजर्व बनाया जाता है, उसका नाम है CRR अकाउंट। आप बिल्कुल पढ़े हो, आपको याद है, समझ में आई ये बात? तो CRR अकाउंट में जो पैसे पड़े हैं, ये तीनों के तीनों ढंग से देखो, ये सारे के सारे सरप्लस प्रॉफिट है, सरप्लस रिजर्व है हमारे पास। तो इसमें से यहीं से फंड आता है और बोनस इशू कर दिए जाते हैं। बोनस शेयर शुड नॉट बी इशूड आउट ऑफ द रिवैल्यूएशन रिजर्व, के ऊपर से बोनस शेयर नहीं इशू होने हैं। रिजर्व क्रिएटेड बाय द रिवैल्यूएशन ऑफ द एसेट, जैसे कि आप पार्टनरशिप पढ़े थे ना, पार्टनरशिप में क्या होता है, सबसे पहले जब भी रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप होता है तो पहले रीवैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज होता है। ऐसे ही जब रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी होता है तब रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज होता है। और उस रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज के द्वारा जो भी बनाए गए रिजर्व, उस एसेट्स और लायबिलिटी के रीवैल्यूएशन के द्वारा जो भी बनाए गए रिजर्व, उसका नाम है रीवैल्यूएशन रिजर्व। रीवैल्यूएशन रिजर्व को आपको यूज नहीं करना है, आप यूज नहीं कर सकते हो। ये ओवरव्यू था, समझ में आई बात? यही तक बात है। जहां तक आपको 4 मार्क के सवाल आते हैं तो ये चीज आप लिख सकते हो, डिट्टो इसको कॉपी पेस्ट 4 मार्क के सवाल के लिए आप लिख सकते हो। शॉर्ट में लिखना स्टार्ट करो, देखो कितना सिस्टमेटिकली लिखा हुआ है, शॉर्ट में, हिंट्स में। समझ में आई बात? चलिए इसको आप बाद में नोट कर लोगे। नेक्स्ट वीक ये राइट इशू हम बताए थे आपको। तो कहाँ तक हमारा स्टोरी था, यहाँ तक राइट इशू, राइट रिनाउंसिएशन का मतलब होता है ट्रांसफर, फिर कुछ हम कुछ प्रॉब्लम करके आपको दिखा दिए। हालांकि राइट इशू से कोई प्रॉब्लम नहीं आने हैं, फिर क्वेश्चन ये दिखा दिए हम जनरल एंट्री कैसे होता है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज ऑफ राइट इशू, सफिशिएंट नंबर बताए थे। अभी इशू ऑफ बोनस शेयर्स, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। ये करीब करीब आगे चलता जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर देख लीजिए आप इस बोनस शेयर कैसे चलेंगे। ए बोनस शेयर में बी डिफाइंड एज इशू ऑफ शेयर्स एट नो कॉस्ट। ध्यान से, इस बोनस शेयर में भी डिफाइंड एज issue of bonus shares। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। नंबर वन पूरे डिटेल्ड नोट के साथ हम बता रहे हैं। बोनस शेयर में भी डिफाइंड एज नंबर वन एज इशू, नंबर वन शेयर्स एट नो कॉस्ट, नंबर टू नो कॉस्ट टू करेंट शेयर होल्डर्स। कहीं समझ में नहीं आएगा इसलिए लैंग्वेज को और भी इजी बनाया गया, समझ रहे हो। नंबर थ्री टू द करेंट शेयर्स इन ए कंपनी based upon the members of shares that are shareholders already own। that means नंबर फोर प्रोपोर्शन। समझ में आई बात। तो ये इशू होता है नो कॉस्ट वाला शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को आज पर देयर करंट होल्डिंग्स और करंट प्रोपोर्शन के हिसाब से, ठीक है। अन्यथा इसको क्या कहा जाए, नो न्यू फंड्स आर रेज्ड विद ए बोनस इशू। जब फ्री ऑफ कॉस्ट में आप दे ही रहे हो तो अगला पॉइंट यहाँ पर क्या आता है, जैसे ही हम बोनस शेयर इशू करते हैं वहां पे कोई नया फंड नहीं इशू होता है, नो न्यू फंड्स। समझ में आई बात। क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट की शेयर है तो पैसा नहीं आ रहे तो कंपनी को पैसा नहीं आएंगे बट शेयर इशू होंगे। अगर इस साइड हम लिख लेंगे कैश, इस साइड लिख लेंगे हम शेयर्स। समझ में आई बात। जैसे ही बोनस शेयर का मतलब होता है फ्री शेयर्स, तो पहले से कुछ शेयर्स थे फिर भी कुछ शेयर्स ऐड होंगे। समझ में आई बात। लेकिन कैश की बात करें तो पहले से कुछ पैसा था, अभी कुछ भी पैसा नहीं आ रहे हैं। दिस इज द डिफरेंस। समझ में आई बात। While the issue of the bonus share increases the total number of shares issued। Next number 6, numbers of shares issued को ये बढ़ाता है। And owned it does not increase the net worth of the company। ये कंपनी यहाँ पे देखो लिखते हैं कंपनी, तो पहले कंपनी का नेट वर्थ इतना था, नेट वर्थ कैपिटल एम्प्लॉयड आपको ऑलरेडी पता है। कंपनी का नेट वर्थ इतना था, नेट टेंजिबल एसेट पहले से अभी कुछ भी नहीं बढ़ रहे हैं, तो कंपनी का नेटवर्थ नहीं बढ़ता है। हालांकि गुडविल बढ़ता है थोड़ा बहुत, वो अलग बात है, लेकिन कंपनी की नेटवर्थ नहीं बढ़ता है। सिर्फ और सिर्फ फ्री शेयर डिस्ट्रीब्यूट करने में फायदे ये हैं कि नंबर्स ऑफ शेयर बढ़ रहे हैं, नंबर्स ऑफ होल्डिंग बढ़ रहे हैं, आप प्रॉफिट को बांट रहे हो आज कैपिटल, वो फायदे हो रहे हैं। लेकिन फ्री में दोगे तो कैश नहीं आता है, कंपनी का वैल्यू कुछ भी नहीं बढ़ता है। समझ में आई बात। आगे देखो। Although the total number of issued share increases, the ratio of number of share held by the each shareholders remains constant। तो रेशियो आपका होल्डिंग कांस्टेंट रहेगा। कैसे हम बता रहे, समझ में आई बात। मान लो यहाँ पर सवाल है कि 1 शेयर इशू होगा इन द रेशियो ऑफ 5 शेयर। ध्यान से देखो 1 to 5, 1 to 5, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो मान लीजिए आपके पास 50 शेयर थे, तो आपको कितना मिलेंगे अभी फ्री का शेयर 10। आपके पास मान लीजिए 500 शेयर थे, तो अभी आपको कितना शेयर मिलने वाले हैं 100। दैट मीन्स 1:5 अभी भी यहाँ पर भी था, 1:5 यहाँ पर भी है। समझ में आई बात। और इसको कहते हैं कि रेशियो ऑफ होल्डिंग्स अभी जो है वो सेम ही रहेंगे, इससे पहले भी इसके बाद भी। समझ में आई बात, क्योंकि सबको ही तो फ्री शेयर मिल रहे हैं ना। तो इशू ऑफ बोनस शेयर यहाँ पर देखते हैं। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। हाँ, बोनस को भी नकारा जा सकता है, यस, लेकिन वो अलग मुद्दा है। इशू बोनस शेयर, तो बोनस इशू इज आल्सो नोन एज द कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। इसको थोड़ा ध्यान पे समझ जाओ। तो अगले पॉइंट्स हमारा आते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, यही बात है। तो यहाँ पर थोड़ा देखने वाली चीजें, ध्यान से देखने वाली चीजें, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट क्या होते हैं। देखो, बोनस शेयर इशू का मतलब होता है, बोनस शेयर का मतलब होता है इट्स ए फ्री ऑफ कॉस्ट। अटेंटिव रहोगे, ध्यान से सुनोगे, यही क्लास आपको बहुत दे जाएगा। समझ में आई बात। आप फ्रीकिल माइंडेड घूमते फिरोगे, सारा संसार बोल दोगे, घूम दोगे, आपको कहीं से ज्ञान नहीं मिलेगा, कहीं से नहीं। समझ में आई बात। तो फ्री ऑफ कॉस्ट बोनस शेयर होता है। फ्री में आपको अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कहीं ना कहीं से तो फंड रेज करना ही होगा कंपनी को। सो कंपनी को कहीं ना कहीं से तो फंड रेज करना ही होगा। तो ये कंपनी कहाँ से फंड रेज करता है, अंडरस्टैंड द पॉइंट। कहाँ से फंड रेज करते हैं, यहाँ से फ्री रिजर्व से फंड रेज करते हैं, प्रॉफिट से फंड रेज करते हैं। समझ में आई बात। फ्री रिजर्व प्रॉफिट से फंड रेज करते हैं। दैट मीन्स कि प्रॉफिट जो बैलेंस शीट में थे
उनको आज शेयर बांट दिए जाएंगे। तो शेयर बांट दिए जाएंगे तो जर्नल एंट्री क्या होंगे, समझ में आई बात, थोड़ा ध्यान से देखो। प्रॉफिट का प्रॉफिट का नेचर क्या होता है, क्रेडिट। तो जैसे ही प्रॉफिट से हटाया जाएगा कैपिटल बनाया जाएगा। ध्यान से सोचो, कैपिटल का नेचर भी क्या होता है, क्रेडिट। लेकिन प्रॉफिट को लेस कर रहे हैं तो प्रॉफिट्स की अकाउंट्स क्या हो जाएंगे, ध्यान से देखो, डेबिट। और कैपिटल में पैसा आ रहे हैं तो कैपिटल के अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ध्यान से देखो हम जो बता रहे हैं, प्रॉफिट का नेचर क्रेडिट होता है, लेकिन प्रॉफिट से काट के कैपिटल में डालना है। तब क्या करोगे, सारे के सारे प्रॉफिट्स हो जाएंगे डेबिट, कैपिटल हो जाएंगे क्रेडिट। तो प्रॉफिट को हम आज कैपिटल बना दिए। तो सिंपल बात है, ये बोनस शेयर इशू करने का मुद्दा ये हमारे पास पास्ट अकुमुलेटेड प्रॉफिट्स बहुत है। जिस कंपनी का पास्ट अकुमुलेटेड प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा होगा, सिर्फ उसी का ही कैपेबिलिटी है, सिर्फ उसी को ही परमिशन मिलेगा बोनस शेयर इशू करने के लिए। उसलिए पास्ट रिजर्व सरप्लस हमारे पास बहुत है, उस प्रॉफिट्स को कैपिटल बना दो। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। समझ में आई बात। दैट मीन्स कि इन दिस सिचुएशन बाय इशूइंग द बोनस शेयर वी जस्ट कैपिटलाइज आवर प्रॉफिट्स, पास्ट अर्न्ड प्रॉफिट्स। समझ में आई बात। सो कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स रेफर टू क्या, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स इनटू द पेड अप कैपिटल। जैसे हम बताएं, सो प्रॉफिट एंड रिजर्व्स को कैपिटल बना दिया जाता है। तो कंपनी प्रॉफिट एंड रिजर्व्स का आप कैपिटलाइज कर सकते हो जो कि डिविडेंड के तौर पे बांटने के लिए अलाउड हो। समझ गए, शेयर होल्डर्स के बीच में। आज ए फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। तो यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशंस क्या आते हैं, जो प्रॉफिट्स आप रखे थे उसका पर्पस क्या था, ध्यान से देखो, उसका पर्पस क्या था, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आई बात। तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो प्रॉफिट आपके पास है इंप्लाइज दैट दे आर द फ्री रिजर्व्स। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट टर्म लाते हैं फ्री रिजर्व्स। दैट मीन्स दीज आर द रिजर्व्स व्हिच आर सेट फ्री टू डील विथ एज यू थिंक फिट। तो जिसका भी पर्पज है कि डिविडेंड बांट देने के लिए, दैट मीन्स ये हमारा ही पैसा है। जब इक्विटी शेयर होल्डर्स के डिविडेंड बांटने के लिए रखे गए थे पैसा, तो इक्विटी शेयर वो मालिक होते हैं, उनका ही पैसा है। अब वो क्या करेंगे, पैसा बांट देंगे फ्री में या फिर खा जाएंगे, वो तो अपना मर्जी है। तो जो भी शेयर्स फ्री हैं, जो भी डिविडेंड बांटने के लिए रखे गए थे, उनके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है। तो वो शेयर, वो प्रॉफिट बोनस शेयर के तौर पे आप बांट सकते हो। पूरा फुल्ली पेड फ्री शेयर आप बांट सकते हो। फुल्ली पेड फ्री शेयर मतलब 10 रुपया करके ही आपको फ्री में शेयर मिल जाएंगे। समझ में आएगा। सब्सक्राइब पेड अप कैपिटल अगर ऑथराइज शेयर कैपिटल से ज्यादा हो जाते हैं बोनस इशू के बाद, ऐसा कब होगा थोड़ा बता रहे हैं, ध्यान से देखो। मान करके चलो यहाँ पे बता रहे हैं, ऑथोराइज्ड कैपिटल आपकी क्या था, देखो ऑथोराइज्ड कैपिटल सपोज 10 लाख था, तो अभी पेड अप कैपिटल आपकी है 8 लाख। समझ में आई बात, ध्यान से देखो। ऑथोराइज कैपिटल आपके 10 लाख था, पेड अप कैपिटल 8 लाख था, लेकिन आपको जैसे ही बोनस बांट दोगे तो बोनस शेयर कैपिटल आ जाएंगे, सपोज 4 लाख की आ गए। ध्यान से देखो, 4 लाख की आ गए, तो भाई तो गड़बड़ होगी बात। पेड अप कैपिटल 8 लाख थे, फ्री में शेयर बांट दिया आप कितना, 4 लाख की। तो कुल मिला के कितना हो गए, 12 लाख। जैसे कि आपको पता है ऑथोराइज कैपिटल इज द मैक्सिमम शेयर कैपिटल, दिस इज द मैक्सिमम शेयर कैपिटल, जिससे ऊपर कभी भी पेड अप कैपिटल नहीं जाने चाहिए। लेकिन यहाँ तो हो गए 12 लाख आपकी इशूड एंड पेड अप कैपिटल 12 लाख हो गए। तो इस क्षेत्र में आप क्या करोगे, समझ में आई बात। अगर बोनस इशू के दौरान आपकी ऑथोराइज्ड कैपिटल एक्सीड हो जाते हैं तो आप क्या करोगे। ए रिजोल्यूशन शाल बी पास्ड बाय द कंपनी एट इट्स जनरल बॉडी मीटिंग। याद रखो, रिजोल्यूशन पास होने हैं जनरल बॉडी मीटिंग में ऑथराइज्ड कैपिटल को बढ़ाने के लिए। समझ में आई बात। तो ये बोनस इशू जितना भी कर रहे हो, कॉपी रिजोल्यूशन, इस सारे चीज का एक रिटर्न बना के रखोगे। रिटर्न का मतलब पता है आपको, फाइलिंग ऑफ रजिस्टर। फाइलिंग ऑफ रजिस्टर, रजिस्टर फाइल करके इस सारे तथ्य को रखोगे आप, एंड जब भी चाहिए होगा आरओसी को भेजा जाएंगे। समझ में आई बात। आरओसी को इसको आपको भेजना पड़ जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली एक क्लास टाइम बाउंड होता है, तो टाइम बाउंड क्लास को हम बहुत सारे चीज इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो अब सुनते रहो अभी ध्यान से, सिर्फ और सिर्फ की पॉइंट्स को नोट करो, ठीक है। आगे तक यहाँ पे टेक्निकल काम कर सकते हो तो वो कर सकते हो अपने दिमाग लगा के, वो हम नहीं बता रहे। तो अभी जो बता रहे हैं उस पर चर्चे जो हो रहे हैं बहुत स्पीड होंगे, बहुत फास्ट होंगे, जैसे हम बताए थे, क्योंकि टाइम बाउंड होता है सिलेबस और क्लास। तो उस हिसाब से हम जल्दी समझाया करेंगे, लेकिन हर एक कॉन्सेप्ट समझाएंगे और बहुत समझाएंगे।
प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, ठीक है, अभी हम आ जाएंगे प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। चलिए हम आपको सवाल लिखवा देते हैं, पहला सवाल, ठीक है, लिखो क्वेश्चन क्या है। पहले तो बात है कि बोनस शेयर क्या होते हैं, समझ में आई बात। ये क्वेश्चन आने वाले हैं कि बोनस शेयर क्या होते हैं, ठीक है। आज पर सेक्शन 63, क्योंकि 62 हमारा है राइट्स इशू के लिए, तो सारी चीज आप याद रख रहे हो कि नहीं। राइट इशू की चीजें लिखे हुए हैं 62 में, ठीक है, और बोनस शेयर लिखे हुए हैं 63 में। 63 के तहत बोनस शेयर क्या समझाओ, फिर आगे लिखो। प्रोविजंस, स्टेट प्रोविजंस रिगार्डिंग इशू ऑफ बोनस शेयर, इशू ऑफ बोनस शेयर, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। as per companies act, as per companies act 2013 and सेबी गाइडलाइंस, सेबी गाइडलाइंस, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो ये आपकी कुल सवाल हैं। बोनस शेयर क्या चीज होता है, पहले जो हम समझाए उसको समझाना है आपको अभी तक। फिर आगे की जो बात है कि वो क्या प्रोविजन से बोनस शेयर इशू करने के लिए, और उसके बाद उससे पहले सारे के सारे रिजोल्यूशन से स्टार्ट करके रिटर्न तक वो क्या सारे सारे प्रोविजन हैं, वो सारे की चीज आपको लिखने पड़ जाएंगे। उसके बाद कंपनीज एक्ट 2013 के तहत और सेबी गाइडलाइंस के तहत आपको कौन सी चीजें ध्यान में रखने चाहिए, समझ में आई बात। अभी तक यही चीज है। सो प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट अभी तक क्या है, देखो प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, ठीक है। कंपनीज एक्ट तक अब आगे, मतलब ये सेकंड पार्ट हम आगे अभी। तो 63 कंपनीज एक्ट बोनस शेयर के ऊपर डील करता है, और उसकी सबसेक्शन 1 क्या कहता है कि फुल्ली पेड बोनस शेयर आप कर सकते हो, लेकिन कहां से आपको फंड रेज करना है, आउट ऑफ। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे आउट ऑफ। आउट ऑफ का मतलब क्या होता है, कभी भी किसी को भी आपको मान लो चैरिटी करना हो, एक छोटा सा चीज बता रहे, चैरिटी करना हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन चाहता है चैरिटी करना है ऑर्फनेज को, ऑर्फनेज को, समझ में आई बात। लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन कहां से फंड रेज करेगा इतना पैसा, कभी तो सोचना पड़ेगा ना, कहां से सोर्सेस। तो नंबर 1 पॉइंट हमारा है सोर्सेस। आप तो फ्री शेयर्स दे ही दोगे, लेकिन वो सोर्सेस क्या होगा, वो कौन से सोर्सेस से आपको पैसा मिलने वाले हैं, ठीक है। नंबर 1 फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व का मतलब होता है जनरल रिजर्व जिसके ऊपर लाइबिलिटी नहीं है, और भी काफी सारे रिजर्व हो सकते हैं जिसके ऊपर कोई भी लाइबिलिटी नहीं है, जैसे कि सरप्लस है, जैसे कि जनरल रिजर्व है। ये सारे के सारे आपकी प्रॉफिट्स होते हैं, समझ में आई बात, जो कि फ्री रिजर्व होते हैं। कहीं पे लिखा हुआ कोई एक रिजर्व के ऊपर कोई लाइबिलिटी है तो अब वो नहीं आएंगे। फिर आप सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर सकते हो। ये सिक्योरिटी प्रीमियम कब आता है, जब शेयर इशू करते हैं तब आता है, तो उन्हीं का सिक्योरिटी प्रीमियम उन्हीं को ही दिया जाएगा, समझ में आई बात। तो प्रीमियम एक आपको पता ही है कैपिटल प्रॉफिट होता है, हम बताए थे, तो इसको अब यूज किए जाएंगे। फिर द कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट यूज किया जाएंगे अभी, ठीक है ना। तो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व कब आता है, फिर से बता दे रहे, कभी पास्ट में सपोज मान करके चलो कि हम कभी रिडेम्पशन किए थे कैपिटल, तो उसके लिए एक रिजर्व हमको मेंटेन करके रखना पड़ता है, ताकि कोई भी हालात पे आप कैपिटल कम नहीं कर सकते हो, इसलिए उसको मेंटेन करने के लिए एक कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बनाया जाता था। इसके ऊपर अभी के लिए इसके ऊपर कुछ नहीं चाहिए, आप इतना याद रखो कि कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व यूज होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम यूज होता है, ऑब्वियसली प्रॉफिट तो यूज होंगे ही। आप प्रॉफिट से ही जुगाड़ करोगे ना फ्री चीज। अब ऐसा तो नहीं होता कि बैंक से लोन ले जाओगे, ध्यान से यहाँ पे देखो, बैंक से लोन उठाओगे फिर उसी में आप शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट, शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर दोगे, नहीं होगा ना। तो लोन से नहीं होता है, प्रॉफिट रिजर्व सरप्लस से होता है, ये सिंपल मुद्दा है, समझ में आई बात। फिर आगे कंपनीज एक्ट की कंपनीज एक्ट क्या कहता है, थोड़ा ध्यान से देखो। प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट कह रहा है कि प्रोवाइडेड दैट नो इशू ऑफ बोनस शेयर, सबसेक्शन 2 ऑफ 63 क्या कहता है, अभी तक हम जो पढ़े थे सबसेक्शन 1 ऑफ द 63 था, सबसेक्शन 2 ऑफ द 63 क्या कह रहे हैं, प्रोवाइड दैट कोई भी कंपनी कैपिटलाइज प्रॉफिट और रिजर्व से कर सकता है, ये बात है, अगर ये सब फुलफिल्ड हो तो नेगेटिव क्वेश्चन चीजें लिखे जाते हैं, लॉ में हमेशा नेगेटिव चीजें लिखे जाते हैं, दैट मीन्स कि नेगेटिव सेंटेंस लिखे जाते हैं, बात वही है, नॉट 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 में। तो आप कर सकते हो कैपिटलाइज बोनस शेयर फ्री इशू कर सकते हो, जब ये कंडीशन सारे सेटिस्फाई है, अनलेस आप कर नहीं सकते हो, समझ में आई बात। आर्टिकल्स में आपके लिखे होने चाहिए, ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल्स, समझ में आई बात। बोर्ड की रिकमेंडेशन चाहिए, और जनरल मीटिंग में ये चीज आपकी पास हो जाने चाहिए, ऑथराइज्ड बाय द जनरल मीटिंग, समझ में आई बात। दैट मीन्स की प्रोविजन आप बनाओगे, ठीक है।
अब कभी भी इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट डिपॉजिट और डेप्ट सिक्योरिटीज के ऊपर, दैट मीन्स डिवेंचर एटसेट्रा के ऊपर, और डिपॉजिट से कंपनी डिपॉजिट्स होता है, हम उसी की बात कर रहे हैं, बैंक डिपॉजिट्स नहीं, ठीक है। आपको पता है ही पब्लिक कंपनी कैन कीप डिपॉजिट्स, आपको पता था पब्लिक कंपनी किसको कहते हैं, वो जो चार कंडीशंस थे आपको याद है कि शेयर इशू कर सकते हो अपन मार्केट में, शेयर ट्रांसफरेबल हो सकते हैं, और उसमें एक कंडीशन था कि डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक भी रख सकते हैं। इट इज लाइक ऑल्सो इन्वेस्टमेंट, समझ में आई बात, पब्लिक सब पैसा रख सकता था, उसके ऊपर इंटरेस्ट या तो डिवेंचर के ऊपर इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट अब डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब यही है कि आप उधारी का पैसा चुकता ना करके फ्री में घी मत खाओ, बात वही है, समझ में आ रहा है बात। तो डेब्ट प्रोवाइडर आपकी जो भी है डेब्ट प्रोवाइडर, उनको पहले पैसा चुकता कर दो आप, उसके बाद आपको जो करना है आप करोगे, समझ में आई बात। नेक्स्ट वीक नाउ क्या लिखा, इट हैज नॉट डिफॉल्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज ऑफ द एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय के कोई भी कानूनी पेमेंट आप बंद नहीं किए होंगे, उससे पहले आप उसका डिफॉल्टर नहीं रहे होंगे, तब जाकर के आप बोनस शेयर इशू कर सकते हो। जैसे कि एम्प्लॉइज को क्या दिए जाते हैं, प्रोविडेंट फंड, आपको पता है ही, आपकी जो सैलरी से डिडक्ट होकर के जो फंड में रहता है वो प्रोविडेंट फंड होता है। ग्रेच्युटी और बोनस, ये सारे जो फैसिलिटीज है, रिटायरमेंट बेनिफिट फैसिलिटीज, वो एम्प्लॉइज को आप नहीं दिए हो तो फ्री शेयर बोनस शेयर आप इशू नहीं कर सकते हो। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम वो पढ़ रहे हैं सेक्शन सब सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट सेक्शन 63 में ये लिखे हुए हैं कि ये कंडीशंस अगर आपकी फुलफिल्ड है तब जाकर के आप बोनस शेयर इशू कर सकते हो। दैट मीन्स कुछ लाइबिलिटी है, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो फुलफिल नहीं करके आप आगे की काम नहीं कर सकते हो, जैसे कि डिवेंचर का इंटरेस्ट आप नहीं दे करके, एम्प्लॉइज की बेनिफिट्स, लीगाली बेनिफिट्स आप नहीं दे करके आप फ्री में खुद को पैसा नहीं बांट सकते हो, बात वही है। पार्टली पेड अप शेयर अगर है आपके पास आज की डेट में तो वो फुल्ली पेड अप होने चाहिए। मान लो कि 8 रुपए की कोई शेयर है, समझ में आई बात, तो ये जिसके पास 8 रुपए का शेयर है उसको बोनस शेयर नहीं मिल सकता है। तो उसके लिए उपाय क्या है, आप फिर से इसको फुल्ली पेड करोगे, दैट मीन्स कि 10 रुपए बना करके लाओगे, समझ में आई बात। तो जहां जहां पर भी पार्टली पेड अप शेयर है वो सारे के सारे फुल्ली पेड वंस कन्वर्ट हो जाएंगे, उसके बाद जाकर के उनको बोनस शेयर मिल सकते हैं, ठीक है। और क्या लिखे हुए हैं, कंपनी एक्ट में एक बार डिसीजन हुआ, बोर्ड में रिकमेंड हुआ, तो वो सब्सिक्वेंटली विड्रॉ नहीं हो सकता है। बोनस शेयर की एक बार प्रपोजल आया तो सब्सिक्वेंटली विड्रॉ नहीं होना है, वो रिजोल्यूशन। अब बाद में जाकर के तो माइंड चेंज हो गया, डायरेक्टर्स कहेंगे हम तो मजाक कर रहे थे, हम बोनस शेयर इशू नहीं करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है, समझ में आई बात। सबसेक्शन 3 की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या रहा है कि बोनस शेयर इशू नहीं हो सकता डिविडेंड की जगह पे, दैट मीन्स की डिविडेंड आपको इशू करना था उसी के जगह पे बोनस शेयर इशू कर सकते हो, ऐसा नहीं होगा। बोनस शेयर शैल नॉट बी इशूड इन लीव ऑफ डिविडेंड। मान लो ये सारे के सारे शेयर होल्डर्स हैं और उनको 5 लाख की डिविडेंड्स देने थे, समझ में आई बात, उनको डिविडेंड ही देने थे। अचानक डायरेक्टर्स कहते हैं अरे आपको तो 5 लाख के डिविडेंड देने थे, चलिए हम माइंड मेकअप कर दिए, अब एक काम करो, अब उसी 5 लाख का आपको डिविडेंड चाहिए था तो हम 5 लाख की आपको बोनस शेयर ही दे देते हैं, समझ में आई बात। ये नहीं हो सकता, बोनस शेयर कैन नॉट बी इश्यूड इन लीव ऑफ द डिविडेंड, डिविडेंड की जगह पे बोनस शेयर नहीं इश्यू हो सकता है। आपको डिविडेंड डिविडेंड देना पड़ेगा, उसके बाद में जो आपके पास प्रॉफिट बचा हुआ है जिसको कि आप डिविडेंड दे सकते थे लेकिन देने वाले हो नहीं, वो रिजोल्यूशन हुआ, अभी कोई डिमांड नहीं है शेयर होल्डर्स की तरफ से, कोई डिमांड नहीं है, जो कि आप देने वाले थे उसको अगर दे देना अभी अभी चाहते हो तो दे सकते हो, बात वही है, समझ में आई बात, यही था, अंडरस्टैंड द पॉइंट। पारा 39 क्या कहता है, टेबल एफ, टेबल एफ के जरिए में इस रिलेटेड ही सारे बात लिखे हुए हैं, शेड्यूल 1 टू द कंपनीज एक्ट, ठीक है। ज्यादातर की फाइनेंशियल प्रेजेंटेशन की चीजें लिखे हुए हैं टेबल ऐप में, इंटरेस्ट वगैरह क्या लगेगा, रेट्स वगैरह हर एक चीज में क्या होगा वही लिखे हुए हैं टेबल ऐप में। कंपनी एक कंपनी जनरल मीटिंग में अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड रिजल्व, आगे ये सारे काम कार्रवाई होने चाहिए, ठीक है। आगे चलेंगे पूरा पॉइंट। तो पारा 39 के हिसाब से टेबल ऐप के लिस्ट, पूरा लिस्ट दे रखे हैं, कौन कौन से लिस्ट आपको फिलअप करने होंगे, तब जाकर के आप बोनस शेयर आप इशू कर सकते हो, उसको हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। वंस आई हैव चेक, ठीक है। तो पारा 39 के हिसाब से चले क्या कहता है, कंपनी कैपिटलाइज करना चाहते हैं पार्ट अमाउंट ऑफ द टाइम बिंग स्टैंडिंग इन द क्रेडिट ऑफ द कंपनीज रिजर्व अकाउंट और टू द क्रेडिट ऑफ द प्रॉफिट लॉस अकाउंट अदरवाइज अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन। तो बात वही है कि कहां से कैपिटलाइज आप कर सकते हो प्रॉफिट, पहले से ही बताए, या तो कंपनी की रिजर्व अकाउंट होनी चाहिए या तो
प्रॉफिट लॉस क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस का मतलब ही क्या होता है बाबू, कि प्रॉफिट आपके पास बचा हुआ है, प्रॉफिट इज सरप्लस, तो जो भी प्रॉफिट और सरप्लस अभी आपके पास है उसी को ही तो क्रेडिट बैलेंस कहा जाता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट के। तो या तो प्रॉफिट लॉस क्रेडिट बैलेंस से या फिर रिजर्व अकाउंट। रिजर्व का अकाउंट का मतलब क्या होता है, पीएल अकाउंट का मतलब होता है करंट ईयर प्रॉफिट, रिजर्व्स का मतलब होता है पास्ट ईयर्स प्रॉफिट, पास फर्क है ये। जब करंट ईयर प्रॉफिट के खाते में पड़े हुए होते हैं पैसा उसको पीएल अकाउंट कहा जाता है या फिर सरप्लस कहा जाते हैं। ये सरप्लस और पीएल अकाउंट क्रेडिट धीरे 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 रिजर्व एंड सरप्लस में डाल दिए जाते हैं। समझ में आई बात, तो दोनों में अंतर कुछ नहीं है। तो या तो सरप्लस के खाते में या फिर पास्ट प्रॉफिट्स के खाते से आप उठा सकते हो, जो कि अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। दैट मीन्स जिसपे कि शेयर होल्डर का हक था, जिसको कि अगर हम बोनस शेयर इशू नहीं करते तो अदरवाइज ये शेयर होल्डर्स को हम डिविडेंड के तौर पे बांट देने वाले थे। इस प्रकार की प्रॉफिट ही आपकी यूज हो सकता है बोनस शेयर इशू करवाने के लिए। ठीक है, दैट्स सम भी अकॉर्डिंगली सेट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होने चाहिए। The specified manner amongst the member who had been entitled that if distribution by way of dividend and the in the same proportion। बात वही है, ठीक है, अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो यहाँ पे क्या लिखा, द सम ऑफ shall not include the paid in cash shall be applied subject to the provision contained in the clause। अच्छा, ये चीज लिखा है, आगे कंडीशन देखो क्या लिखे हैं। The sum offered shall not be applied in cash but shall be applied, देखो subject to the provisions of content clause। तो जो भी आपको शेयर बोनस के हिसाब से दिए जा रहे हैं या फिर जो भी बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, ऑब्वियसली वो तो कैश के तौर पे नहीं दिए जा रहे हैं, लेकिन आपको बोनस ही एक प्रॉफिट दिए जा रहे हैं। तो कैसे फिर आगे की ये कर सकते हो, तब जब पेइंग ऑफ एनी अमाउंट फॉर द टाइमिंग अनपेड और एनी शेयर हेल्ड बाय सच मेंबर्स स्पेशली पेइंग ऑफ फुली इन इश्यूड shares company to be allotted distribution creditor as per the to the among such members with the proportion of the partly in way of specified and partly that specified in above। इसमें ये चीज लिखे हुए हैं कि आपकी जो पार्टली पेड शेयर्स फुल्ली पेड होने चाहिए, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। और आप कैश की तौर पे पैसा नहीं दे रहे हो लेकिन बेनिफिट्स तो आप दे ही रहे हो, तो उस बेनिफिट्स को रिगार्डेड आज किया जाएगा जैसे कि आपको एक इशू होता है शेयर, उस बेनिफिट्स के हिसाब से ही आपको माने जाएंगे, क्योंकि फुल्ली पेड अप बोनस शेयर आप यहाँ पे मिल रहा है। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, ये कोई कंडीशन नहीं था। आगे देखो, ए सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट और कैपिटल रिडम्पशन अकाउंट अप्लाई कर सकते हो पेड अप फॉर ऑन इश्यूड शेयर्स टू बी इश्यूड टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी एज फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। ध्यान से देखो क्या कह रहे हैं। नंबर 1 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, नंबर 2 CRR अकाउंट कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, ये कब यूज हो सकते हैं, इश्यू टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी एज फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। समझ में आई बात, तो ये दो खाते यूज हो सकते हैं फुल्ली पेड बोनस शेयर इशू करने के लिए। समझ में आई बात। इन अदर वर्ड्स इसका दूसरा मतलब ये है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट एंड कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट कैन नॉट बी अप्लाइड टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ अनपेड अमाउंट ऑन एनी शेयर्स हेल्ड बाय द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। समझ में आई बात। दो चीजें होते हैं, एक तो पार्टली पेड शेयर्स हैं, एक तो पार्टली पेड शेयर्स हैं जो कि 8 रुपया करके पेमेंट हुआ है। पहले से हम बताए अभी की कंडीशन ऐसा है, मान लो कि कंपनी पहले से कॉल किया हुआ था 8 रुपए तक, पहले 2 रुपया 3 रुपया 5 रुपया ऐसे कॉल करके आपकी 8 रुपया तक ही कॉल हुआ है, तो कॉल ही नहीं हुआ है तो आप पेमेंट ही क्यों करोगे। दैट्स वाई ये पार्टली पेड है। समझ में आई बात, पार्टली पेड शेयर्स ₹8। या तो फिर कंपनी पूरा 10 रुपए की कॉल तो किया था, लेकिन आप यहाँ पे कॉल 10 रुपए की किए थे लेकिन आप यहाँ पे पेमेंट नहीं किए हो 2 रुपए, तो कोई भी वजह से आपकी शेयर के ऊपर 10 की शेयर्स के ऊपर सिर्फ 8 ही पेमेंट हुए हैं अभी तक, तो उसको पार्टली पेड अप शेयर्स कहा जाता है, उस चीज को पार्टली पेड अप शेयर्स कहा जाता है। तो सवाल यहाँ पे यही है कि जो पार्टली पेड अप शेयर्स आपके पास जो है, समझ में आई बात, उसको भी कंपनी फ्री में बोनसली फुल्ली पेड कर सकता है। यहीं पे ध्यान देने वाला चीज है, इसको भी कंपनी फुल्ली पेड कर सकता है। ध्यान से सुनो, ये आगे जाकर के प्रॉब्लम में काम में आएंगे। इसको भी फुल्ली पेड हम कर सकते हैं, इसको भी फुल्ली पेड हम कर सकते हैं। 2 रुपए करके एक शेयर की बेनिफिट हम फ्री में दे सकते हैं। ये भी तो वन टाइप ऑफ बोनस हो गया। ध्यान से सोचो,
हम पहले क्या बताए, बोनस का मतलब फ्री एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। तो 8 रुपए की जो शेयर है आपकी, आपको नहीं देना पड़ेगा पैसा, आपको 10 रुपए की शेयर सबको कर दिए जाएंगे, तो फ्री का बेनिफिट आपको जो 2 रुपए मिल रहे हैं, इसको बोनस कहा जाता है। ये कब हो सकता है, समझ में आई बात। ये इसके लिए फंड आप कहां से लाओगे, इसके लिए फंड आप जनरल रिजर्व या तो सरप्लस की अकाउंट से पैसा लाओगे, जनरल रिजर्व या तो सरप्लस की अकाउंट से पैसा लाओगे, समझ में आई बात। यहीं पर CRR अकाउंट या तो प्रीमियम अकाउंट, ये दोनों यूज नहीं होंगे आपकी पार्टली पेड अप शेयर्स को फुल्ली पेड बनाने के लिए। पूरा प्रीवियस पॉइंट और ये पॉइंट का मतलब दोनों को मिलाकर के यही है, समझ में आई बात, अंडरस्टूड द पॉइंट। तो यहाँ पर CRR अकाउंट प्रीमियम अकाउंट सिर्फ यूज होगा बोनस शेयर्स डायरेक्ट फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, लेकिन जनरल रिजर्व और सरप्लस अकाउंट यूज होगा आपको पार्टली पेड शेयर को फुल्ली पेड करने के लिए। इसको भी वन टाइप ऑफ बोनस कहा जाता है, समझ में आई बात। तो यहाँ पे पूरा उसका क्लैरिफिकेशन लिखा हुआ है। तो सेक्शन 63(2) कंपनीज एक्ट यही कहता है कि बोनस शेयर कैन नॉट बी इशूड अनलेस पार्टली पेड अप शेयर्स मेड फुल्ली पेड अप। जब तक पार्टली पेड अप शेयर 8 रुपए का शेयर 10 रुपए नहीं बनता है, तब तक बोनस शेयर उनको नहीं मिलने वाला है, और जिसके शेयर्स के ऊपर फुल्ली पेड नहीं हुआ तो उसको नहीं मिलने वाला है, समझ में आई बात। तो पारा 39(2) में टेबल ऑफ के अंडर लिखा हुआ है कि फ्री रिजर्व्स आर पेइंग ऑफ द अमाउंट अनपेड शेयर्स बाय द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, समझ में आई बात। जो भी फ्री रिजर्व्स होंगे फॉर पेइंग ऑफ अमाउंट्स अनपेड ऑफ द शेयर्स ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, वही सब अनपेड शेयर को फुल्ली पेड करने के लिए यूज होंगे, जैसे कि हम बताए GR एंड सरप्लस अकाउंट। तो अब ये दोनों को मिलाकर के बात को मिला के यही हुआ कि फ्री रिजर्व यूज होगा अमाउंट्स अनपेड के लिए, समझ में आई बात। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट यूज नहीं होगा, समझ में आई बात। हालांकि सिक्योरिटी प्रीमियम और CRR अकाउंट यूज होगा बोनस शेयर इशू करने के लिए, अंडरस्टैंड द पॉइंट, यही बात है। तो अभी हम पढ़ेंगे सेबी रेगुलेशन, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो हमारे क्वेश्चंस के पार्ट क्या, क्वेश्चन यही होगा कि बोनस शेयर की कॉन्सेप्ट क्या चीजें समझाओ, उसके ऊपर प्रोविजंस आपको समझाने पड़ेंगे। एक तो कंपनीज एक्ट के तहत प्रोविजन आप बताओ क्या है, दूसरा ही रहेगा कि सेबी गाइडलाइंस क्या कहते हैं, समझ में आई बात। दिस इज द थिंग, अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो यहीं पे आप चीज को देखना है। तो सेबी रेगुलेशन क्या करे, कहां पे सेबी गाइडलाइंस आते हैं, ध्यान से देखो ये क्यों आ जाते हैं। ये एक बॉडी सेबी की, फिर से बता देते हैं, सेबी का तो बात यही है कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एक्सचेंज ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया का मतलब ये होता है जो भी कंपनी सिक्योरिटीज के ऊपर डील करेगा, सिक्योरिटीज के ऊपर डील करेगा मतलब का क्या होता है, शेयर्स के ऊपर, डिवेंचर्स के ऊपर जो भी डील करेगा, और वो क्या होने चाहिए, वो कब डील कर सकता है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दैट मीन शेयर जहां पे एक्सचेंज हो रहे हैं, वो कहां पे एक्सचेंज होते हैं, जनरली ओपन मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा, समझ में आई बात, स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा। तो जो भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में व्यापार करना चाहते हैं, इंप्लाइज दैट वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, दैट मीन्स लिस्टेड कंपनी, आप समझ में आई बात। तो लिस्टेड कंपनी किसको कहा जाता है, जो रजिस्टर्ड है स्टॉक एक्सचेंज में, वो सारे के सारे लिस्टेड कंपनी होते हैं। तो लिस्टेड कंपनी है तो स्टॉक एक्सचेंज में आपको शेयर्स ट्रांसफर करवाने पड़ेंगे, आपको बेचने पड़ेंगे। तो उसीलिए आपको नहीं बेचते, ओपन मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में ऑटोमेटिकली खरीदा बेचा होता है। तो उसके लिए आपको क्या होगा, उसको मॉनिटर करेगा सेबी गाइडलाइंस। वहां पे कंपनी से समझ में यही बात है, चाहे वो कंपनी हो कुछ भी हो, जहां पर भी मतलब सिक्योरिटीज की बात आ जाता है, ठीक है ना, सिक्योरिटीज ट्रांसफर की बात होता है, वहां पे सेबी आ जाता है। तो इसलिए सेबी रेगुलेशन लगता है, समझ में आई बात। तो जहां तक कंपनी के शेयर की बात कर रहे हैं हम, जब तक कंपनी की शेयर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर बात करें, तब तक ये सेबी रूल्स रेगुलेशन आने हैं। जब तक कंपनी की कुछ और मुद्दे पे बात करेंगे तब ये नहीं आएगा, ठीक है। आगे देखो, वहीं से स्टार्ट हो, लिस्टेड कंपनी जहां पे बोनस शेयर इशू करना चाहते हैं, उनको कंप्लाई कर जाना पड़ेंगे सेबी गाइडलाइंस। तो ये सेबी का रूल्स का नाम क्या है, सेबी इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2018।
तो वो कौन से रेगुलेशन के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा? सेबी इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशन 2018। तो यहाँ पे रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, समझ में आई बात? तो रेगुलेशन 293 में क्या लिखे हुए हैं? कंडीशंस फॉर बोनस इशू। रेगुलेशन 293 में लिखे हुए हैं कंडीशंस फॉर बोनस इशू। वो क्या क्या कंडीशंस है? नंबर 1, वो कह रहा है कि प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, other applicable law, a listed issuer shall be eligible to issue bonus share its member if, समझ में आई बात? कंपनीज एक्ट की रूल रेगुलेशन एप्लीकेबल तो है ही, लेकिन इशू कब कर सकता है बोनस शेयर? जब इट इज ऑथराइज्ड बाय एन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर और कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। नंबर 1 कंडीशन क्या हुआ सेबी की? कि आपकी आर्टिकल्स में ऑथराइज होने चाहिए, बोनस शेयर आप इशू कर सकते हो एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व कर सकते हो। दोनों का मतलब सेम ही है। जब आप कैपिटलाइजेशन रिजर्व करते हो तब जाके बोनस शेयर होता है। क्यों? आपकी रिजर्व्स और प्रॉफिट्स को ही आप बोनस शेयर के हिसाब से बांट रहे हो। पहले यहाँ पे देखो, ये बैलेंस शीट था, तो बैलेंस शीट में सबसे ऊपर रिजर्व सरप्लस लिखे जाते हैं, उसके ऊपर एक कैपिटल लिखे जाते हैं, समझ में आई बात? तो रिजर्व सरप्लस से अभी कैपिटल जा रहा है। जब कैपिटल बढ़ाओगे तो ये प्लस होगा, रिजर्व सरप्लस माइनस होगा। इट्स सिंपली ए प्लस माइनस बिजनेस, नथिंग एल्स। पैसा फ्री रिजर्व के हिसाब से पड़े हुए थे, अभी कैपिटल के पास चले जाएंगे। बात वही है, समझ में आई बात? तो आपकी कैपिटलाइज आप कर सकते हो अपना प्रॉफिट को और इशू कर सकते हो बोनस शेयर, ये पहले से आपकी। नेक्स्ट, फिर क्या कंडीशन है? देखो, अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा जनरल बॉडी मीटिंग में, ठीक है, कि आपकी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कैपिटलाइज ऑफ रिजर्व को इंक्लूड करने के लिए। समझ में आई बात? लिखा हुआ देखो, इफ देयर इज नो सच प्रोविजन इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन द इशूअर शैल पास अ रेजोल्यूशन एट जनरल मीटिंग मेकिंग प्रोविजन इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कैपिटल रिजर्व। दैट मीन्स आपकी एओए में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा लिखा होना चाहिए। अगर नहीं लिखा हुआ तो अभी रेजोल्यूशन पास करके एओए में इंक्लूड कर सकते हो। आप पहले से पढ़े थे ऑल्टरेशन ऑफ एओए, ऑल्टरेशन ऑफ एओए पढ़े थे, जनरल बॉडी मीटिंग में आपको रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेंगे तो एओए अल्टर हो सकता है, तो ये क्लॉज आपको वहां इंक्लूड करना पड़ेगा, तब जाकर के आप इशू कर सकते हो, ठीक है। तो इट इज नॉट डिफॉल्टर। आप प्रिंसिपल या इंटरेस्ट पैसा, समझ में आई बात, फिक्स डिपॉजिट के ऊपर या फिर डिवेंचर होल्डर्स के ऊपर आप डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए। ऑब्वियसली बात है, जो कंपनी एक्ट में रूल्स लिखे हुए थे वही सेबी गाइडलाइंस में लिखे होंगे, लेकिन दोनों को हमको पढ़ना पड़ेगा, दोनों को हमको कंप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि जहां पे सिक्योरिटी एक्सचेंज की बात होता है इंडिया में, वो सेबी गाइडलाइंस के तहत चलता है, और कंपनी एक्ट में चाहे आपके रूल्स हो ना हो वो अलग बात है, ठीक है। फिर आगे की कंडीशन क्या कह रहे हैं? 293 कंडीशंस फॉर बोनस इशू सेम कंटिन्यू हो रहे हैं कि आप डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। क्या चाहिए? स्टैट्यूटरी ड्यू टू द एम्प्लॉइज, पहले से भी पढ़े थे। एम्प्लॉइज की ड्यू जैसे कि प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी और बोनस, ये चीज आपको देने के लिए ड्यू, मतलब आप नहीं होने चाहिए डिफॉल्टर। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉइज जो हार्ड वर्क कर रहे हैं आपकी कंपनी के लिए, पता चला कंपनी फ्री में बांट रहा है पैसा, लेकिन एम्प्लॉय जिसका ड्यू है अभी तक, खून पसीने की पैसा कमाया पैसा, वो नहीं दे करके अब फ्री में कैसा पैसा बांट सकते हो? सीधी बात यही है। लो की पर्दे के पीछे की कहानी हम हमेशा बताते रहेंगे आपको, हालांकि वो चीज आपको नहीं समझाना है। स्टोरी मोड में कहीं पता चला आप चिपका दिए हो, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। हम जो समझा रहे हैं वो समझने के लिए, वो याद रखने के लिए, जो लिखा हुआ है उसी को ही लिखोगे। तो यहाँ पर कंपनी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए एम्प्लॉय की प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी और बोनस देने के लिए, तब जाकर के वो फ्री शेयर्स बांट सकता है। समझ में आई बात? किसी का पेट भूखा रख करके आप किसी को फ्री में रोटी नहीं बांट सकते हो। आगे, एनी आउटस्टैंडिंग पार्टली पेड शेयर्स ऑन द डेट ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ द बोनस शेयर, लिखा हुआ है तो फुल्ली पेड करने पड़ जाएंगे। नेक्स्ट कंडीशन तो आपको पता ही है, 8 रुपए का शेयर 10 रुपए होने चाहिए। आधा अधूरा शेयर्स को कुछ नहीं मिलने वाला है, फुल्ली पेड होने चाहिए। एनी ऑफ इट्स प्रोमोटर और डायरेक्टर्स नॉट फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, ये क्या चीज होता है? कोई पलातक, किसको कहते हैं, भागोदर नहीं होना चाहिए। समझ में? शायद हमसे गलत हिंदी हो गया तो माफ करना भाई। मतलब विजय माल्या, पता है आपको? विजय माल्या, विजय माल्या क्या होते हैं? उस टाइप के आपके कोई डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, नहीं तो नहीं होना चाहिए। आप समझिए बात, मतलब वन हु एस्केप्ड फ्रॉम डूइंग समथिंग ऑफेंस लाइक दिस। समझ में आई बात? अब डिक्शनरी खोल के तो हम बैठे नहीं है। फ्यूजिटिव का मतलब वही होता है कि किसी का कोई फॉल्ट था, किसी का कोई प्रॉब्लम था, लेकिन आजकल वो आजाद घूम रहे। समझ में आई बात? तो कोई डिफॉल्टर और
मतलब डायरेक्टर्स कोई या फिर किसी की और इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं होना चाहिए। आपकी प्रोमोटर या डायरेक्टर साफ सुथरा चेहरे वाला डायरेक्टर और प्रोमोटर होना चाहिए, तब जाकर के आप बोनस शेयर इशू कर सकते हो। पता चला आप विजय मल्ल्या को ही रख लिए हो मैनेजिंग डायरेक्टर, समझ में आई बात, तो नहीं हो सकता आपकी बोनस इशू, क्योंकि वो तो सबको ही फ्री में बांटने वाला है। 294 रेगुलेशन क्या कहता है, देखिए सेबी में रेगुलेशन रेगुलेशन लिखा है, सेबी की रूल्स की सीरियल नंबर कुछ और चलने वाले हैं, कंपनीज एक्ट की कुछ और चलने वाले हैं। जहां पर कंपनीज एक्ट में लिखे हुए हैं 63 में सेम चीजें लिखा हुआ है सेबी की रेगुलेशन की 294 में, समझ में आई बात। यहाँ रेगुलेशन चलते हैं, यहाँ पे प्रोविजन और एक्ट चलते हैं, समझ में आई बात। तो ये रेस्ट्रिक्शन ऑन बोनस इशू, तो 294 रेगुलेशन क्या कहते हैं सेबी की, वो कुछ रेस्ट्रिक्शन दे रखे हैं, वो रेस्ट्रिक्शन क्या है देख लेते हैं। कि अन इशूअर मतलब कौन, कंपनी, कोई भी कंपनी जो बोनस शेयर इशू करना चाहता है, फ्री में इक्विटी शेयर इशू करना चाहता है, ठीक है, यहां पर लिखे हुए हैं अगर डेप्ट इंस्ट्रूमेंट कन्वर्टिबल था, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट कन्वर्टिबल था, ठीक है, बात वही है। वो कन्वर्टिबल डिवेंचर्स को क्या होते हैं, ध्यान से सुनो, कन्वर्टिबल डिवेंचर्स क्या होते हैं, वन डे दे विल बी कन्वर्टेड टू इक्विटी शेयर, समझ में आई बात। मान लो अभी उनको इक्विटी शेयर कन्वर्जन के थ्रू में 5,000 देना है, तो पहले तो इनको 5,000 इक्विटी शेयर इशू करवाओ, उसके बाद जाकर के आप काम कर सकते हो, समझ में आई बात। वही चीज लिखा हुआ है कि बोनस इशू तब हो सकता है इफ इट हैज मेड रिजर्वेशन ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ द सेम क्लास, वही इक्विटी शेयर इन फेवर ऑफ द होल्डर ऑफ आउटस्टैंडिंग कंपल्सरीली कन्वर्टिबल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इफ एनी इन प्रोपोर्शन टू द कन्वर्टिबल पार्ट देयर ऑफ, समझ में आई बात। तो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट को अगर इक्विटी शेयर इशू करने वाले थे आप, तो पहले देखिए लो जो लिखा हुआ है वो नहीं समझ में आएगा, तो उसीलिए हम समझा रहे हैं, उसीलिए हम यहाँ पे हैं। तो उनको पहले आप इशू करवा दो, उसके बाद जाकर के काम होगे, समझ में आई बात। यही चीज लिखे हुए हैं, आगे भी बहुत सेम चीज लिखे हुए हैं, ठीक है। 294 फिर से रेस्ट्रिक्शन क्या दे रखे हैं देखो आप, बोनस इशू तब हो सकता है फ्री रिजर्व से, सिक्योरिटी प्रीमियम से, कैपिटल रिडम रीजन से, समझ में आई बात, यहीं पे लिखा हुआ है। या तो आप कोई जेन्युइन प्रॉफिट बनाए हो, सिक्योरिटी प्रीमियम कलेक्ट किए हो कैश पे, तब जाकर के होगा। कंडीशन क्या क्या याद रखे, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, लेकिन ध्यान से रखो सिक्योरिटी प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश। यूं पता चला कि किसी को आप पहले से ही फ्री में इशू कर दिए हो शेयर और वो भी प्रीमियम में, तो वहां से सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाता है। या तो फिर कोई और एक स्कीम में प्रोमोटर्स को इशू कर दिए हो सिक्योरिटी प्रीमियम में, मतलब कि कैश में कलेक्टेड नहीं हुआ है। फिक्टिटियस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है, पहले से हम बताए थे फिक्टिटियस, या तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट लिखा हुआ है लेकिन उसके लिए पैसा अभी तक मिला नहीं, पहले से इसे एग्जांपल हम दिए थे, तो वो अकाउंट नहीं यूज हो सकता है, उतना अमाउंट यूज नहीं हो सकता है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम जितना तक आपको कलेक्शन हुआ है, जितना तक आपको पैसा मिला है, कैश में मतलब नॉट हार्ड कैश, बैंक में हो, चेक में हो, ट्रांसफर में हो, सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा अगर मिला है तो वो यूज हो सकता है, उसका पैसा नहीं मिला है तो वो यूज नहीं हो सकता है। और आपको पहले से ही पता है फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ये सब यूज हो सकते हैं। और कोई जेन्युइन प्रॉफिट आपके पास है तो यूज हो सकता है, कोई फिक्टिटियस प्रॉफिट नहीं यूज हो सकता है, समझ में आई बात। जैसे आप पहले से देखे हो ना फिक्टिटियस प्रॉफिट, समझ में आई बात। कोई मिसलानियस प्रॉफिट कुछ होगा जिसके अगेंस्ट में एक्चुअली प्रॉफिट नहीं हुआ है, सिर्फ ऐसे ही हम लिखें, बहुत सारे प्रॉफिट्स नहीं यूज हो सकते हैं। दैट मीन्स द रियल एंड जेन्युइन, द रियल एंड जेन्युइन प्रॉफिट्स ही यूज हो सकते हैं। और रिवैल्यूएशन जो रिजर्व है वो यूज नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर 3 नंबर पॉइंट यही आता है कि रिवैल्यूएशन और फिक्स्ड एसेट की जो प्रॉफिट है वो नहीं यूज हो सकता, क्यों, क्योंकि ये रियल प्रॉफिट नहीं है, समझ में आई बात। जैसे कि हम बता रहे हैं, यहीं पे एग्जांपल दे रहे थे तो हम यहीं पे बताना आपको पसंद करेंगे, समझ में आई बात। ध्यान से देखो कि हमारे एसेट्स की कुल वैल्यू था, हमारा एसेट्स की वैल्यू था 50,000, ध्यान से देखो हमारा एसेट्स का वैल्यू था 50,000, आप उसको रीवैल्यू करके 60,000 कर दिए, तो क्या होता है, एसेट को लिखेंगे तो 60,000 में, तो साथ ही साथ रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना आ गया, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना आ गया, 10,000, समझ में आई बात। यहीं पे एक तो देखने वाला चीज है कि आप 50,000 की एसेट्स को खुद ही लिख करके 60,000 आप बना रहे हो, तो यहीं पर एसेट्स नया नहीं आ रहे हैं, पैसा भी नहीं आ रहे हैं, सिंपली दिस इज ए फिक्टिटियस अकाउंट, ए फॉल्स अकाउंट जो रिवैल्यूएशन रिजर्व है। तो यहाँ पे पैसे नहीं मिल रहे हैं और फालतू का रिजर्व बना हुआ है,
तो इसको यूटिलाइज आप नहीं कर सकते हो। दो चीजें आपको याद रखने हैं, रियल जेन्युइन, समझ में आई बात, और इन कैश, जिसके लिए आपको कैश से पैसा मिला है वो प्रॉफिट आप यूज कर सकते हो। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व यूज नहीं हो सकता है। आगे क्या लिखे हुए हैं, विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजंस ऑफ द सब रेगुलेशन बोनस शेयर शैल नॉट बी इशूड इन ल्यू ऑफ डिविडेंड। ठीक है, तीन के साथ जो लिखा हुआ है वो तो है ही, 3 नंबर पॉइंट में जो लिखा हुआ है, बोनस शेयर डिविडेंड्स की परिवर्तन में नहीं यूज हो सकता है। इंस्टीड ऑफ डिविडेंड, मतलब आपको डिविडेंड देना था 50,000, उसके लिए बोनस शेयर इशू कर रहे हो, नहीं होगा। डिविडेंड डिविडेंड इशू करना होगा आगे जाकर के, आप नेक्स्ट ईयर रिजोल्यूशन करोगे कि नेक्स्ट ईयर रिजोल्यूशन करोगे कि अभी देखो हम बोनस ज्यादा देंगे डिविडेंड कम देंगे, तो हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर किसी के पास सुपेरियर वोटिंग राइट्स वाला शेयर है, ये एक होता है, किसी के पास सुपेरियर वोटिंग राइट्स वाला इक्विटी शेयर है, एसआर कहते हैं उसको, एसआर इक्विटी शेयर, तो उनको अगर बोनस इशू मिलता है तो एसआर इक्विटी शेयर की वोटिंग राइट्स की जो रेशियो है ऑर्डिनरी शेयर के हिसाब से आपको वो मिलने वाले हैं। ध्यान से देखो इसमें क्या चीज लिखे हुए हैं, बता रहा हूं आपको। प्रोमोटर्स को, कुछ एक ऐसे प्रोमोटर्स होते हैं, कुछ एक ऐसे प्रोमोटर्स होते हैं जिनको एसआर इक्विटी शेयर मिलता है, सुपेरियर राइट्स वाला इक्विटी शेयर मिलता है, तो उनपे वोटिंग राइट्स ज्यादा होते हैं। समझ में आई बात, उनपे वोटिंग राइट्स और पावर ज्यादा होते हैं। लेकिन अभी कह रहा है उनको भी जो बोनस शेयर मिलेगा, जो बोनस शेयर उनको भी मिलेगा, उस बोनस शेयर की भी राइट्स जितने होंगे ऑर्डिनरी शेयर की जितने ही होंगे। समझ में आई बात, तो आपके पास सुपेरियर राइट्स वाला शेयर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको अभी जो बोनस शेयर मिलेंगे वो ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर की जो वोटिंग राइट्स होंगे उसी वोटिंग राइट्स ही आपको भी मिलने वाले हैं। समझ में आई बात, यही बात है। ठीक है, अब 295 क्या कहता है, कॉम्प्लीशन ऑफ ए बोनस इशू। बोनस इशू, हर एक चीज आप स्टार्ट करोगे उसके लिए टाइमलाइन है, आप कंप्लीट करोगे आप चलाओगे उसके लिए भी टाइमलाइन है। बिना टाइमलाइन में कंपनी लो कभी चलता ही नहीं है। समझ में आई बात, तो अभी देखो, तो रेगुलेशन 295 हमारा क्या कहता है, बोनस इशू के ऊपर वो बता रहे कंप्लीशन के ऊपर। ठीक है, अन इशूअर, इशूअर मतलब कौन है, ठीक, कंपनी। भाई कौन इशू कर सकता है, कंपनी। जब बोनस शेयर इशू करते हैं, अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड नॉट रिक्वायरिंग द शेयर होल्डर्स अप्रूवल। हाँ ऐसा भी हो सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इशू डिक्लेयर कर सकते हैं जहां पे शेयर होल्डर्स का अप्रूवल नहीं चाहिए, लिखा हुआ नॉट रिक्वायर्ड, जहां पे नहीं चाहिए, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट के लिए और रिजर्वेशन के लिए, बोनस इशू के लिए पहले से लिखे हुए ना, पहले से लिखे हुए हैं आर्टिकल्स में कि आप बोनस शेयर इशू कर सकते हो, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट कर सकते हो, तो शेयर होल्डर का अभी परमिशन रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वो क्या करेंगे, आपको बोनस इशू इंप्लीमेंट करना पड़ जाएगा विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ द इशू। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब से कर रहे हैं, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो जब से ये बोर्ड बी और डी का डिसीजन आएगा, मीटिंग होगा, उस दिन से 15 days के अंदर ये आपको इंप्लीमेंटेशन करना पड़ जाएगा। समझ में आई बात, आगे की देखो, जहां पे ईश्वर शेयर होल्डर्स की अप्रूवल चाहते हैं, शेयर होल्डर्स का अप्रूवल चाहिए प्रॉफिट को कैपिटलाइजेशन करने के लिए या फिर रिजर्व को बोनस शेयर के हिसाब से बांटने के लिए, वहां पे टाइम ड्यूरेशन कितना है, 2 month फ्रॉम द डेट ऑफ मीटिंग ऑफ बोर्ड रिजोल्यूशन। समझ में आई बात, एंड बोनस इशू हो सकता है शेयर होल्डर्स की अप्रूवल। तो जहां पे शेयर होल्डर्स की अप्रूवल नहीं चाहिए वहां पे टाइम ड्यूरेशन है 15 days, जहां पे शेयर होल्डर्स की परमिशन चाहिए एटसेट्रा लिखे होंगे, आपको इंप्लीमेंट बोनस शेयर करना है। समझ में आई बात, यहीं पे लिखे हुए हैं। लॉ की कुछ एक्सप्लेनेशन भी दिए हुए हैं, फॉर द पर्पज ऑफ बोनस इशू टू बी कंसीडर्ड एज इम्प्लीमेंटेड। ये कब इंप्लीमेंटेड हुआ हम मान लेंगे, इंप्लीमेंटेड कब हुआ, हम तो कह रहे कि इंप्लीमेंटेड होना चाहिए बोनस इशू ना, इंप्लीमेंटेड कब हुआ कब माना जाएगा, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ट्रेडिंग साल भी कंसिडर, जिस दिन से ये ट्रेड होने स्टार्ट हो जाएंगे बोनस शेयर। समझ में आई बात, उस दिन से मानेंगे कि इंप्लीमेंट हुआ है। 295 आगे क्या कहते हैं, एक बार अगर बोनस इशू अनाउंस होता है तो ये दोबारा विड्रॉ नहीं हो सकता है। आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते हो, आप इसको रिवोक नहीं कर सकते हो, ये उनका कंडीशन है। समझ में आई बात, बात वही है, वंस इशू होगा कंडीशन हुआ तो विड्रॉ नहीं हो सकता है, सबको फ्री में शेयर्स मिलने वाले हैं। समझ में आई बात, सो कंपनी हैज टू टेक केयर इन दिस रिगार्ड,
they have to think thrice for declaring such a decision. Understand the points? फिर आगे की उसकी जर्नल एंट्री क्या होगा और सवाल कैसे किए जाएंगे, समझ में आई बात? यही बात है। आओ, यही बात था। तो जस्ट नेक्स्ट, तो ये सारे के सारे रेस्ट्रिक्शन थे सेबी गाइडलाइंस के तहत और कुछ कंपनीज एक्ट के तहत कुछ काम थे। तो अभी कह रहे अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे होने हैं, जर्नल एंट्रीज देखो, ठीक है, स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको जो जो थ्योरी में पढ़े वो सारे के सारे प्रैक्टिकली हम काम करेंगे। नंबर 1, पहले तो क्या होगा, ओपन द सैंक्शन ऑफ इशू ऑफ बोनस शेयर्स। सबसे पहले फंड रेज होने हैं, समझ में आई बात? तो बोनस शेयर इशू करोगे का मतलब क्या होता है, देखो कंपनी पहले फंड रेज करेगा, जब फंड की अरेंजमेंट हो जाएगा तब ये शेयर होल्डर्स को शेयर दे देंगे। 2 स्टेप है, पहले अरेंजमेंट ऑफ द फंड, नेक्स्ट इशू ऑफ बोनस शेयर, समझ में आई बात? नंबर 1, जब हम सोच रहे हैं बोनस शेयर इशू करेंगे, जब सैंक्शन होगा, तो हम पढ़े पहले से ही कहां से बोनस दे सकते हो, कहां से बोनस दे सकते हो? तो 2-3 चीजें थे, कोई फ्री रिजर्व होने चाहिए, ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम होने चाहिए, या तो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व होना चाहिए, और उससे ऊपर कुछ नहीं। तो वो ये सब चीज का नेचर क्या होता है, वो जब भी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में होते हैं, लाइबिलिटी साइड में होते हैं, ये सारे के सारे उनका नेचर क्या होते हैं, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। तो अभी वो सारे फ्री रिजर्व वगैरह से आप एडजस्ट करो, वहां से पैसा काट दो और फिर बोनस की अकाउंट पे डाल दो, समझ में आई बात? तो नंबर 1 कंडीशन क्या ना, जितने भी क्रेडिट बैलेंस है वहां से काट करके बोनस अकाउंट में डालेंगे। तो क्रेडिट बैलेंस अकाउंट काटोगे तो क्या होंगे, सारे के सारे डेबिट होंगे, समझ में आई बात? तो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट होना है डेबिट, फिर डेबिट क्या होना है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट होना है डेबिट, फिर डेबिट क्या होना है, जनरल रिजर्व अकाउंट होना है डेबिट, फिर डेबिट क्या होना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, समझ में आई बात? कहीं पर भी कोई स्टैट्यूटरी रिजर्व नहीं आने हैं, स्टैट्यूटरी रिजर्व नहीं आने हैं, या तो कोई स्पेशल फंड है, बिल्डिंग फंड एटसेट्रा, वर्कमेंस कॉम्पनसेशन फंड, वो नहीं आने हैं, या फिर जिसमें भी कोई लीगल लाइबिलिटी है वो नहीं आने हैं। आप बार बार पूछोगे नोट कहां से मिलेगा, नोट कहां से मिलेगा, तो हम क्या बता रहे हैं फिर, इतना सारी चीज कहां से दिखा रहे हैं फिर? लिखो तो एक्सेप्शन में स्टैट्यूटरी रिजर्व नहीं आने हैं, स्पेसिफिक फंड नहीं आने हैं, और लीगल लाइबिलिटी वाले कोई भी फंड नहीं आने हैं, जैसे कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड और जैसे कि कोई भी वेलफेयर फंड, समझ में आई बात? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व आएंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम आएंगे, जनरल रिजर्व आने हैं, स्पेशल नहीं, और प्रॉफिट लॉस अकाउंट आएंगे। ये सारे डेबिट हो गए। अब क्रेडिट कौन होगा, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, इसका एक ऐसा नाम दे देंगे जो कि सिंपली बोनस अकाउंट करके हम कहेंगे, ये बोनस अकाउंट में पहले पैसा मिला, तो पहले कंपनी फंड जुगाड़ कर दिया, समझ में आई बात? तो जितने भी सारे क्रेडिट बैलेंस के चीज थे वो सारे को डेबिट कर देंगे, का मतलब ही होता है वहां से फंड रेज करने की हम कोशिश कर रहे हैं, फिर बोनस के खाते में डाल दिए। आगे क्या करेंगे, इस बोनस के खाते से कैपिटल इशू कर देंगे, बहुत सिंपल, पहले फंड से बोनस, फिर बोनस से कैपिटल, ठीक है। आगे देखो, आगे जैसे ही हम रेडी हो, तो अभी क्या होगा, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, तो हम बोले ना बोनस से कैपिटल ट्रांसफर कर दोगे, तो ये डेबिट हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा, बहुत सिंपल है। जिसको भी कैंसिल करना है उसको कर दोगे अब उल्टा, कहीं पर भी एंट्री रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बोनस टू शेयर होल्डर पहले क्रेडिट था, अब डेबिट हो जाने हैं, फिर शेयर इशू कर देंगे तो शेयर कैपिटल क्रेडिट होंगे। भाई फॉर एनी रीजन अगर कैपिटल इशू होते हैं तो हमेशा शेयर कैपिटल ही क्रेडिट होंगे, आप याद रखो, शेयर कैपिटल ही क्रेडिट होंगे। फॉर एनी रीजन अगर कैपिटल कम होते हैं, कैंसिल होते हैं, तो शेयर कैपिटल ही डेबिट होंगे, इसको याद रखो, कोई दूसरा तीसरा अकाउंट नहीं आने हैं। अंडरस्टैंड द पॉइंट? चाहे वो रीइशू की वजह हो, चाहे वो फॉरफीचर की वजह हो, आ रहे हैं तो शेयर कैपिटल क्रेडिट, जा रहा है शेयर कैपिटल तो डेबिट होना है, तो यहाँ पर बोनस से कैपिटल को क्रेडिट हम कर देंगे, समझ में आई बात? यही बात था, अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो। अगर कहता है यहाँ पे लो बिट बी कि आपकी मान लीजिए पार्टी पेड शेयर्स कंपनी में है, तो हम बताए थे कोई भी वजह से आपकी 8 रुपए करके ही पेड है शेयर्स के, लॉ कहता है
तब तक इनको बोनस शेयर नहीं दे सकते हो जब तक ये फुल्ली पेड 10 रुपया नहीं होते। तो बाकी के 2 रुपया कहाँ से आएंगे? अभी अगर शेयर होल्डर्स को मांगा जाएगा वो पैसा दे देते हैं, बहुत ठीक, करेक्ट। अगर वो ऑप्शन नहीं लेंगे तो उनको वहां पे भी बोनस इशू करवा जा सकता है। समझ में आई बात? वहां पे बोनस का मतलब क्या हुआ? फिर से जो हमारे पास प्रॉफिट्स हैं, जो भी प्रॉफिट्स एंड रिजर्व सरप्लस हैं, वहां से ला करके ये 2 रुपया मेकअप करने के लिए हम उनके शेयर को 10 रुपया बना देंगे। बिल्कुल। ये प्रॉफिट किसका है? शेयर होल्डर्स का ही है। ये सारे के सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स का ही प्रॉफिट है। अब वो खुद के बेनिफिट के लिए यूज करेंगे तो आप मना नहीं कर सकते हो। सब्जेक्ट टू आर्टिकल्स में लिखे होने चाहिए, नहीं लिखा हुआ तो मीटिंग में पास होने चाहिए, और कुछ नहीं। समझ में आई बात? उनका पैसा वो उनका कैसा यूज करेंगे वो उनको ही पता है। समझ में आई बात? तो पहले अगर 2 रुपया पैसा दे देते हैं, ठीक, ये पैसा के तौर पे आ जाएगा। अगर नहीं देते हैं तो हम बोनस इशू करके उनको फुल्ली पेड करवा देंगे। तो देखो प्रोसीजर क्या है। तो जैसे ही सैंक्शन होगा पार्टली पेड शेयर को फुल्ली पेड बनाने के लिए, फिर से ध्यान से देखो, तो फिर से प्रॉफिट से पैसा आएंगे तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट। क्यों? ये क्रेडिट बैलेंस नेचर होते हैं, जब उनसे खाते में काटा जाएंगे तो डेबिट होंगे। टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट को बोनस अकाउंट हम कहेंगे। तो पहले बोनस अकाउंट में डाल देंगे, कहां से? जीआर और पीएल से डाल देंगे बोनस के खाते में। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर फाइनल कॉल ड्यू होगा, आज यूजुअल जैसे फाइनल कॉल ड्यू होता है। क्योंकि 8 रुपया पेमेंट किए हो तो मैक्सिमम चांसेस होता है फाइनल कॉल का पैसा आप नहीं दिए हो। तो मेकिंग द फाइनल कॉल ड्यू, फाइनल कॉल ड्यू होने पे जनरल एंट्री क्या होता है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, सॉरी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो डेबिट शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, क्रेडिट शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ड्यू करोगे, लेकिन ध्यान से सुनो, अब ड्यू तो करोगे लेकिन पैसा आपको नहीं मिलेगा। क्यों? ये जो बोनस अकाउंट हम बनाए हैं उसमें से पेमेंट कर देंगे। तो ये बोनस अकाउंट देखो यहाँ पे पेमेंट हो गया। तो बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट टू ये शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। समझ में आई बात? बहुत इजी है। पहले क्या होता था? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल होता था। उसके बाद क्या होता था? जब पैसा मिलता है, जब रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। अभी वही शेयर फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो डेबिट क्या हुआ था पहले? बैंक। लेकिन अभी तो पैसा नहीं मिल रहा है ना, अभी हम उनको बोनस दे देंगे। तो उसकी जगह में, बैंक की जगह में क्या आ जाने हैं? बोनस आ जाने हैं। बहुत सिंपल। तो बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट हो जाने हैं यहाँ पे डेबिट। सिंपल मेथड है। फाइनल कॉल ड्यू करो, रिसीव करने के टाइम पे पैसा नहीं रिसीव करोगे, बोनस को डेबिट कर दोगे। और ये बोनस खाता कहां से पैसा मिलता है? प्रॉफिट से पैसा मिलता है। सब्जेक्ट टू नोट, यहाँ पे लिखो नोट। पहले से हम वो रेगुलेशन पढ़े थे। वो क्या रेगुलेशन पढ़े थे ना? सीआरआर अकाउंट से या तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से आप फुल्ली पेड फंड नहीं रेज कर सकते हो। इसीलिए तो यहाँ पर सिर पर जीआर और पीएल आया। लेकिन पहले वाला एंट्री देखो, यहाँ पे सीआरआर भी है, सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, जीआर भी है, पीएल भी है। तो फ्री शेयर इशू करने के लिए, हम बोनस शेयर्स डायरेक्ट इशू करने के लिए हम ये 4 फंड यूज कर सकते हैं। लेकिन जब मुद्दा आएगा पार्टली पेड को फुल्ली पेड करने के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही यूज हो सकता है, वो है जनरल अकाउंट एंड पीएल अकाउंट। समझ में आई बात? ये लॉ में लिखा हुआ है। लॉ सब्जेक्ट टू चेंज वेरी फ्रीक्वेंटली, दैट्स वाई अपडेटेड लॉ हमेशा पढ़ो। ये आगे कुछ दिए हुए हैं ऐसा, ठीक है? इसके ऊपर काम करके हम दिखा देते हैं, फिर आगे का हमको पीजी क्लासेस भी लेना है, तो उसके हिसाब से हम आगे की प्रॉब्लम आपको करवा देंगे। तो फॉलोइंग आइटम अपीयर्स इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ भारत लिमिटेड। अरे बहुत बढ़िया है। ये लिस्टेड कंपनी, ऑब्वियसली लिस्टेड कंपनी है, तब तो रूल्स लगेंगे। आज 31 मार्च 2001 के हिसाब से खड़े हुए हैं। तो 40,000 इक्विटी शेयर उसके खाते में है, 10 रुपया करके 4 लाख। समझ में आई बात? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व उसके पास सीआरआर के पैसा ऑलरेडी है, सीआरआर के खाते में पैसा है 55,000। बहुत बढ़िया। सिक्योरिटी प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश, अगर लिखा होता नॉट इन कैश तो यूज नहीं होता, कलेक्टेड इन कैश लिखा हो तो यूज होगा, दैट मीन्स इट इज ए रियल अकाउंट। जनरल रिजर्व में बहुत अच्छे पैसा है, 1,05,000, और इस साल का जो प्रॉफिट हुआ उसमें से 50,000 है। दैट मीन्स कुल मिला के ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है। जब भी प्रॉफिटेबल बिजनेस है तो वो बोनस इशू करने का लायक है। कंपनी डिसाइड करता है इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस देने के लिए एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड, एंड फॉर दिस पर्पज, समझ में आया रेशियो क्या है? 1:4।
4:1 नहीं, 4:1 नहीं, 1:4। एक शेयर बदले 4 शेयर के। It decided that there should be the minimum reduction in the free reserves। ओहो, वो ऐसे कह रहे हैं कि आप ऐसे काम करोगे कि उसका फ्री रिजर्व में पैसा बचना चाहिए। मिनिमम रिडक्शन इन फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व कौन होते हैं? जनरल रिजर्व एंड सरप्लस। इसको फ्री रिजर्व कहते हैं। फ्री रिजर्व क्यों है? उसके अगेंस्ट में कुछ भी लाइबिलिटी नहीं है, वो डिविडेंड बांटने के लिए तैयार है, इसलिए उसको फ्री रिजर्व कहा जाता है। तो इसमें से कम यूज करो, ये दोनों में से कम यूज करो, बाकी में से मैक्सिमम यूज करो। कर करके अब एक शेयर होल्डर फ्री में बांट दो जिसके पास 4 शेयर हैं, जर्नल एंट्री पास करो। समझ में आई बात? हमारा सवाल यही है। आगे और सवाल दिए, चलिए हम इसको बात करते हैं। तो यहाँ पर अभी तक हमको जो समझ में आया, जर्नल एंट्रीज, ठीक है, जर्नल एंट्रीज, जो जर्नल एंट्री अभी तक है हमारे पास भारत लिमिटेड के ऊपर, तो ये है भारत लिमिटेड, ठीक है। तो जर्नल एंट्रीज प्रोफेशनल कैसे लिख रहे हैं हम दिखा रहे हैं, डेबिट क्रेडिट पहले लिखते हैं उन लोग, ठीक है, नंबर 1। तो सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं कैसे होता है, देखो यहाँ पे। तो पहले तो आपको जुगाड़ करना पड़ जाएंगे फंड। समझ में आई बात? पहले बोनस की अकाउंट बनाया जाएगा फंड से, उसके बाद बोनस की अकाउंट कैपिटल के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाने हैं। दो चीज आप देख लिए ध्यान से। तो यहाँ पर सवाल देख लो, ठीक है। तो पहले कैलकुलेशन करेंगे कितना नंबर ऑफ शेयर इशूड होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखो पहले, नंबर्स ऑफ बोनस शेयर्स टू बी इशूड, नंबर्स ऑफ बोनस शेयर टू बी इशूड, ठीक है। तो ये रेशियो क्या कहलाता है? 1:4। समझ में आई बात? तो जिसके पास 4 शेयर है उसको 1 मिलेगा। दैट मीन्स 40,000 के ऊपर कितने मिलेंगे? डिवाइडेड बाई 4। तो 40,000 शेयर्स के ऊपर 4, दैट इज 10,000 शेयर्स। तो 10,000 शेयर्स अभी फ्री में बांटे जाएंगे। समझ में आई बात? तो बोनस शेयर कितना मिलने वाले हैं? 10,000 शेयर। उस हिसाब से आपको मिलेगा, एक ही मिलेगा 4 के ऊपर। दैट मीन्स कितना? 40,000 को कितना मिलेगा? डिवाइड बाई 4। 10,000 शेयर सबको मिलने वाले हैं। समझ में आई बात? तो अभी 10,000 बोनस मिलेंगे 40,000 एग्जिस्टिंग शेयर्स के ऊपर। ये कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गए। 10,000 फ्री शेयर, मुफ्त शेयर मिलने वाले हैं 40,000 एग्जिस्टिंग के ऊपर, लेकिन सबसे पहले आपको फंड रेज करवाना पड़ जाएगा। समझ में आई बात? और मिनिमम वो कह रहा है कि मिनिमम इस दोनों में से यूज करोगे तो ऊपर को पहले यूज करते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 लिखो, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट ये क्या होने हैं? डेबिट। तो आजकल ऐसे लिखे जा रहे हैं, डेबिट कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। फिर क्या यूज करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, तो वो भी डेबिट हो जाने, तो डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। समझ में आई बात? उसके बाद जाकर के डेबिट क्या होने हैं? जीआर अकाउंट एंड सरप्लस अकाउंट यूज होने हैं, ठीक है। तो उसके बाद जाकर के डेबिट होंगे जनरल रिजर्व अकाउंट। समझ में आई बात? उसके बाद जाकर के यूज होने हैं। अगर उससे भी ऊपर अगर पैसा चाहिए होता तो हम डेबिट करते इसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट को, क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा है तो शायद नहीं होने हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को फिर यूज करते। समझ में आई बात? और ये चारों को यूज करके आपको क्या करना है? बोनस टू शेयर होल्डर्स में पैसा लाना है सबसे पहले। समझ में आई बात? तो बोनस टू शेयर होल्डर्स में आपको पैसा लाने हैं। तो लिखो टू बोनस टू शेयर होल्डर्स, इसका नाम है, कानूनी इसका नाम है बोनस खाता का, बोनस टू शेयर होल्डर्स। अभी देखते हैं बोनस टू शेयर होल्डर्स में कितना पैसा चाहिए। तो आपको 10,000 शेयर अभी इशू करवाना है। समझ में आई बात? तो 10,000 का वैल्यू क्या है? 10,000 इंटू 10। समझ में आई बात? तो 1,00,000 रुपया की आपको अभी जुगाड़ लगाना है। तो पहले जुगाड़ होगा बाद में, तो ये 1,00,000 रुपया हो गया, तो 1,00,000 की हमको जुगाड़ लगाना है। समझ में आई बात? पहले तो देखते हैं कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में कितना पैसा है? 55। सिक्योरिटी में कितना है? 30,000। तो यहाँ पे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में है 55,000, सिक्योरिटी में है 30,000, तो ये दोनों मिला करके कितने हुए? 85,000। तो और कितना चाहिए आपको जनरल रिजर्व से? 15,000। आपको कुल पैसा चाहिए 1,00,000 रुपया। वो कह रहा है सबसे पहले इस दोनों में से यूज करो, तो पूरा सीआरआर हम यूज कर दिए 55, पूरा सिक्योरिटी पे हम यूज किए 30। तो अभी हमको कितना पैसा चाहिए? और सिर्फ 15,000 चाहिए।
तो हम अभी क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख लो, जनरल रिजर्व में जो पैसा है उसमें से बहुत सारा पैसा है, लेकिन सिर्फ हमको चाहिए और 15,000, तो 15,000 यूज करेंगे जनरल रिजर्व के अकाउंट से। तो 1 लाख हमारा कुट्टा फिलअप हो गया। तो पीएल अकाउंट से आपको कुछ नहीं यूज करना है, यहाँ पे नील यूज होगा। समझ में आई बात? यही बात है। अगर पीएल अकाउंट डेबिट डेबिट पीएल अकाउंट लिख दिए हो तो यहाँ पे हाइपेन कर दो, या फिर नील लिख दो, या फिर इसको काट दो। समझ में आई बात? यही बात है। तो ऐसा हुआ। तो सबसे पहले क्या हुआ, बीइंग इशू ऑफ बीइंग इशू ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स। समझ में? इशू ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड बाय यूटिलाइजिंग वेरियस फंड। 1 शेयर, 4 शेयर के बदले 1 शेयर हम यहाँ पे इशू कर रहे हैं बाय यूटिलाइजिंग वेरियस फंड as per the board resolution number dated। समझ में आई बात? ये चीज लिखना पड़ता है, पूरा प्रोफेशनली जाओगे तो ये चीज लिखना पड़ता है। बोर्ड की इस डेट की इस रिजोल्यूशन के तहत हम ये काम कर पाए। अब जितना पैसा 1 लाख अभी आपकी बोनस में आ गया, जितना पैसा चाहिए उतना एक बार बोनस में आ गया, तो अभी आप शेयर इशू कर सकते हो। तो 2 नंबर एंट्री में क्या होगा, बोनस को कैपिटल में कन्वर्ट कर देंगे। तो बोनस क्रेडिट था, अभी डेबिट हो जाएगा। तो बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स? 1 लाख 1 लाख। समझ में आई बात? इसमें 2 प्रकार के लिखे जाते हैं। आप लिख सकते हो बीइंग कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट कैपिटलाइज हो गया, बीइंग कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। समझ रहे हो कि नहीं? बीइंग कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, और बोनस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल। अंडरस्टैंड द पॉइंट? दिस इज द थिंग। तो यहाँ पर कुल मिलाकर बात क्या था कि आपको 4 शेयर के बदले 1 शेयर इशू करना था, उसीलिए 1 लाख सॉरी, जहाँ पे 40,000 शेयर हैं वहां पे 10,000 इशू करने हैं। तो 10,000 इशू करने के लिए हम कैलकुलेशन करके देखे, 1 लाख की फंड चाहिए। 1 लाख की फंड कहाँ से मिलने वाले हैं? ना कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम से ज्यादा पैसा लेने हैं, जनरल रिजर्व से जितना पैसा चाहिए उतना ले गए। हमारा सारे के सारे 1 लाख का कोटा फिलअप हो गया। तो सारे के सारे रिजर्व हो गए डेबिट, और यहाँ पे बोनस हो गया हमारा क्रेडिट। फिर आगे जाकर के बोनस को कर दिए हम डेबिट, और कैपिटल इशू करवा दिए। तो कैपिटल इशू होने पे हो जाता है क्रेडिट। समझ में आई बात?